हाय क्लास, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आज हम लोग साहब शुरू करने जा रहे हैं एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस मतलब जो हमने कैपिटल गेन्स अभी तक सीखा है वो हमने ये सीखा है सब प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कैपिटल गेन्स में प्रॉफिट किस तरीके से हमने निकालना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, कंसिडरेशन कैसे निकाली जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि हमारे जो प्रॉफिट निकलेगा उस पे एग्जेम्पशंस क्या है। आइए साहब आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सो एग्जेम्पशंस हैव बीन बाइफरकेटेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 और एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F। अब ये ब्रॉड कैटेगरी में आपको अगर मैं समझाऊं तो एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम है, 1037 सेक्शन नंबर है। कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस सेक्शन 54 आता है। कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड 54B आता है। कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा साहब। आई विल एक्सप्लेन यू। अभी थोड़ा सा रुकिए आप, वो कहते हैं ना रुको जरा सबर करो, वो वाला सेक्शन 54D के अंदर में कैपिटल गेन्स नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन सर्टेन बॉन्ड्स 54EC और 54F के अंदर में आता है इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसेस 54F के अंदर में। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। आज हम लोग सिर्फ करने जा रहे हैं एक ही सेक्शन विच इज सेक्शन 1037। मैं एक एक सेक्शन एक एक क्लास में लूंगा ताकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस रहे फॉर ईच एंड एवरी एग्जेम्पशन सेक्शन। थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं साहब, थोड़ा समझिएगा बात को। दो आपकी वीडियोस शॉर्ट रहेंगी मगर कंटेंट जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। आइए साहब शुरू करते हैं। Exemption of capital gains on compulsory acquisition of agricultural land situated within specified urban limits। ये जो वर्ड है साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अर्बन लिमिट के अंदर में एग्रीकल्चरल लैंड फॉल करता है, याद करिए साहब एग्रीकल्चरल इनकम, मेरी वीडियो देखिएगा एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर में। मैंने आपको बताया हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल लैंड एंड एग्रीकल्चरल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन लैंड। सो अर्बन लिमिट्स का मतलब क्या हुआ, आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स के अंदर में आ रहा है, आपकी जो सिटी साइड के अंदर में आ रहा है वो सेक्शन 1037 के अंदर में आ जाएगा। ठीक है साहब। तो फार्मर हुज एग्रीकल्चरल लैंड इज सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स, वही एमसीडी 10 लाख 15 लाख भी जो आपको क्राइटेरिया बताया था मैंने, एग्रीकल्चर स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स हैज बीन कंपल्सरली अक्वायर्ड, यानी सरकार ने आपकी लैंड ले ली। मुझे यहां से हाईवे निकालना है, मुझे यहां से एनएच निकालना है, नेशनल हाईवे निकालना है, तो वो आपकी खेत उसने ले लिया। सपोजिंगली हमने जब गुड़गांव जाते थे तो आप देखते गुड़गांव टोल का बहुत चौड़ी सड़क है, वो कई कई एग्रीकल्चरल लैंड को अक्वायर करके वो एनएच बना है, नेशनल हाईवे बना है, तो वो कंपल्सरीली अक्वायर्ड। दिस सेक्शन exempts the capital gain arising to an individual or HUF from transfer of agricultural by way of compulsory acquisition। मतलब समझिएगा साहब, सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट है कि जो हमारा लैंड है दैट इज सिचुएटेड इन अर्बन लिमिट्स, ये पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, इट हैज बीन कंपल्सरली अक्वायर्ड। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज ओनली अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF। आपका पार्टनरशिप वगैरह का सब कुछ हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका इंडिविजुअल HUF है तो ही आपको मिलेगा और एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए वो। ठीक है साहब, तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा इस पहले पैराग्राफ के अंदर में। आगे चलते हैं साहब। सो such exemption is available where the compensation or enhanced compensation, यानी कि पहले बार जो compensation मिला उसके बाद आप कोर्ट में गए तो आपको enhanced compensation मिला। enhanced compensation
or consideration as the case may be is received on or after 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2004 के बाद आपको ये पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा था लैंड सिचुएटेड इन अर्बन लिमिट्स, लैंड सिचुएटेड इन अर्बन लिमिट्स। दूसरा था इट शुड बी कंपल्सरीली एक्वायर्ड। तीसरा था इट शुड बी एन एग्रीकल्चर, सॉरी, तीसरा था इट शुड बी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हु इज द बेनिफिशियरी। और चौथा था इट शुड बी एन एग्रीकल्चरल लैंड। लैंड क्या कौन सा होना चाहिए? एग्रीकल्चरल लैंड। और अब पांचवा पॉइंट है कि एनहांस्ड कॉम्पनसेशन या कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हुआ है वो आपको 1 अप्रैल 2004 के बाद रिसीव होना चाहिए। ठीक है, द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली व्हेन सच लैंड हैज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए मैंने आपको एग्रीकल्चरल इनकम में बताया हुआ है कि क्या एग्रीकल्चरल पर्पसेस से यूज हो सकता है, तो वो वीडियो मेरी देख लीजिएगा आप। इसके अंदर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए इन प्रीसीडिंग 2 years, in preceding 2 years immediately preceding the date of transfer by such individual or parent or his or by such HUF। ठीक है, तो पहला पॉइंट फिर से, पहला पॉइंट लैंड सिचुएटेड इन अर्बन लिमिट। दूसरा पॉइंट मेरा क्या था? कंपल्सरी एक्विजिशन। तीसरा पॉइंट क्या था? इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या था? इट शुड बी एन एग्रीकल्चरल लैंड। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या था? 1 अप्रैल 2004 के बाद आपको वो पैसा मिलना चाहिए, भले ही कॉम्पनसेशन मिला हो, भले इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन मिला हो। और छठवां पॉइंट क्या है अब हमारा? दैट द एग्रीकल्चरल लैंड is being used for the agricultural purposes for preceding 2 years before the date of transfer। 1 अगस्त 2010 को ट्रांसफर हुआ, तो इसके प्रीसीडिंग 2 years क्या होंगे साहब? ये 2 years जो है, प्रीसीडिंग 2 years क्या होंगे? 1 अगस्त, नॉट अप्रैल, अगस्त 2008 से 31 जुलाई 2009 और 1 अगस्त 2009 टू 31 जुलाई 2010। याद रखिए साहब, आप समझिए प्रीसीडिंग 2 years बोला है, 2 previous years नहीं बोला उसने। कैच है, प्रीसीडिंग 2 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द ट्रांसफर, यानी कि 1 अगस्त 2010 के लिए 1 अगस्त 2008 से वो यूज हो रहा हो। ठीक है साहब, तो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप यू आर लाइकिंग द क्लास। फॉर योर नोट्स, फॉर क्वेरीज, ये रहा ईमेल आईडी, ये रहा टेलीफोन नंबर। Please do like and share and subscribe my channel. Hope you're liking my videos. Thank you so much and bye-bye.